गुड आफ्टरनून बच्चों। आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण या जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को पढ़ाना है। सीधी सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये चैप्टर ये केमिस्ट्री क्लास 10 का पूरा हो चुका है। अब मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा या जो भी चल रहा है वो आपका अनसॉल्व पेपर या एक तरह से आप कह लें कि गेस्ट पेपर या रिवीजन चल रहा है। आज आपको मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा आपसे ऊष्मा शोषीय विक्रिया और ऊष्मा क्षेपी विक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए, जो मेन हेडिंग है आपको मैं बता दूं, वो मेन हेडिंग आपका जो आज मेन टारगेट पॉइंट क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग में या जो लिविंग बीइंग में जो रिस्पिरेशन होता है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। मैं आपको इन तीनों पॉइंट पे मैं डिस्कशन करूंगा। फिर से सुन लें। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड सेकंड पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन, या उसको हिंदी में आप कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जहां तक सवाल है अभिक्रिया जिसको आप रिएक्शन बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं किसी भी अभिक्रिया के दो पार्ट हैं, एक आपका अभिकारक और एक आपका उत्पाद। अभिकारक मीन्स जिसको आप रिएक्टेंट बोलते हैं, उत्पाद मीन्स जिसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं। मेरे कहने का सेंस है वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है बेटा, उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और सॉरी वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात बनता है उसे हम लोग उत्पाद या अंग्रेजी में प्रोडक्ट या उसको परिणामी पदार्थ कहते हैं। तो अब मैं आ रहा हूं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगर आप थोड़ा सा ऊष्मा क्षेपी को आप व्याख्या करें या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें शब्द को, तो ऊष्मा का क्षेपण। ऊष्मा का क्षेपण मीन्स ऊष्मा का क्षेपित होना। ऊष्मा का क्षेपित होने का मतलब सीधी सी बात है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, या जिसको आप ये कह लीजिए जिसमें ऊष्मा निकल रही है। तो मेरे कहने का आशय क्लियर है एकदम, कि आपको मैंने क्लियर कर दिया, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या उसी को हम लोग बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्षेपण होता है या जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या जिसमें ऊष्मा इवोल्यूट होती है या जिसमें ऊष्मा इवॉल्व होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मैं आपके सामने एक शानदार रिएक्शन बता रहा हूं। ये आपका शानदार एग्जाम्पल है। ये सॉलिड सोडियम है। सॉलिड सोडियम मीन्स ठोस अवस्था में आपने सोडियम को ले लिया और इसी क्रम में आप इस पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड मिला है ये ठोस अवस्था में मिला है।
और आपका 411 या 411 किलो कैलोरी जो है आपका ऊष्मा जो है उत्सर्जित होगा। मेरे कहने का आशा है कि सोडियम क्लोराइड के बनने में 411 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है। तो सीधी सी बात है, ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरण हो गया। अब आपको लिखना है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे ठोस सोडियम और गैसीय क्लोरीन परस्पर संयोग करके ठोस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं और 411 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरण है। इसी क्रम में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या जिसको आप बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं ऊष्मा शोषी, इसका मतलब इसमें ऊष्मा का शोषण होगा। या आप ये कह लें कि इस अभिक्रिया में जब उत्पाद बनेंगे या जब ये अभिक्रिया पूरी होगी तो उस समय ऊष्मा का शोषण होगा। अर्थात आप लोग साफ साफ कहेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषित अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये आप लोगों के सामने मैंने लिखा है सिल्वर क्लोराइड, यस का मतलब ठोस या सॉलिड। मैं आपको बता दूं सिल्वर क्लोराइड को हार्ड सिल्वर भी कहते हैं। जब आप आगे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड का कॉमन नाम जो है हार्ड सिल्वर है। तो ये सिल्वर क्लोराइड जो ठोस है इसको आप जब गर्म करेंगे, इसको आप सनलाइट या जिसको आप ये कर लीजिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे तो ये जो ठोस सोडियम क्लोराइड है ये आपका सिल्वर ठोस और इसी क्रम में आपका क्लोरीन गैस में आपका टूट जाएगा या विघटित हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है आपका क्यू किलो कैलोरी ऊष्मा, यहाँ पे मैंने क्यू का मतलब जो रिक्वायरमेंट होगा उसको हमने क्यू से डिनोट कर दिया। जो यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित होगी वो ऊष्मा क्यू से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। क्यू किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन के डिकम्पोजिशन में या विघटन में या विखंडन में क्यू किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है, अर्थात ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इससे एक्स्ट्रा आपके यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको मैंने स्पष्ट कर दिया व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सीधी सी बात है कि अभिक्रिया को वो अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो अगर एग्जामिनेशन में जो भी पूछा जाए ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी, उसको आप लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। यदि अंतर पूछा जाता है या डिफरेंस पूछा जाता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में अंतर क्या है, तो आप उसको लाइन करके इस तरह से जैसा हमने बताया परिभाषा दोनों का एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैं हेडिंग पे ही चला, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा का क्षेपण, ऊष्मा शोषी ऊष्मा का अवशोषण। मीन्स अभिक्रिया में जिन अभिक्रिया में ऊष्मा आपका क्षेपण होगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और इसमें शोषण होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मैं आपको बता दूं कि जो मेरा क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड का है, आपके यहाँ अक्सर पूछा जाता है।
वो क्वेश्चन ये है कि श्वसन की क्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी होती है क्यों? सीधी सी बात है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मैं आपको बता दूं, ये हमने जो लिखा है C6H12O6, इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं या इसको हम लोग कहते हैं ये आपका एल्डोज है या इसको आप लोग कह सकते हैं कि ग्लूकोज है। थोड़ा सा मैं इस पे भी आपको व्याख्या कर दूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये बताइए कि ग्लूकोज का और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर है। बच्चे पूछते हैं सर कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? मैं आपको बता दूं, अभी मैं उसको स्पष्ट भी करूंगा। वास्तव में जब ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्लूकोज में एल्डोज या एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। मैं आपसे कहा कि ग्लूकोज की संरचना में CHO ग्रुप पाया जाता है, लेकिन फ्रक्टोज की संरचना में कीटोनिक ग्रुप या CO ग्रुप पाया जाता है। यही कारण है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में क्या अंतर है। आपको मैंने बता दिया कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप पाया जाता है, फ्रक्टोज में CO ग्रुप पाया जाता है, और यही कारण है कि ग्लूकोज को एल्डोज कहते हैं और फ्रक्टोज को कीटोज कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या अंतर है, आप तुरंत कहेंगे सर स्ट्रक्चर के आधार पर ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह पाया जाता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह पाया जाता है। यही कारण है कि ग्लूकोज को एल्डोज कहते हैं और फ्रक्टोज को कीटोज कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब लिविंग बीइंग आपका श्वसन की क्रिया करता है, सांस लेता है, तो ऐसे कंडीशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ये ग्लूकोज आपका एक्वस फॉर्म में है और ये ग्लूकोज जो है एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीकृत होगा। जब ये ऑक्सीकृत होगा तो ऐसे कंडीशन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाएगी। और साथ साथ आपको बता दूं कि वाटर भी आपका 6 मोल वाटर भी बनेगा। और इसी क्रम में आपको बता दूं कि ऊर्जा भी निर्मुक्त होगी या ऊर्जा भी अवक्षेपित होगी। इसका मतलब ये क्लियर है कि श्वसन की, देखो मैंने आपसे साफ साफ कहा है कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। आप देख ले कि श्वसन की क्रिया में यदि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ तो उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा का क्षेत्र होगा। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ये अभिक्रिया जो आपकी है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। आप लिखेंगे कि श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। फिर आप लिखेंगे कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं। तदंतर ऊष्मा निर्मुक्त या ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यही कारण है कि श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब एक प्रश्न रह गया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना के दिखा दे जिससे आपको ये सिद्ध हो जाए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। ये आपके सामने मैंने लिखा है CHO CHOH और ये आपका CHOH, ये आपका CHOH और ये आपका CHOH और ये आपके सामने हमने लिखा है CH2OH। अगर आप ध्यान से देखें या इसी को आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CHOH, ये आपका टेट्रॉन है और ये आपका लिख देंगे CH2OH। वास्तव में ये आपका ग्लूकोज है। आप देख लीजिए, इसको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लीजिए तो C6H12O6 या काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा आपको मिलेगा C6H12O6
नाउ दिस इज द ग्लूकोज। आप ग्लूकोज की संरचना में देखें तो 5 OH समूह और एक एल्डिहाइडिक समूह है। मैं आपसे कह चुका हूं कि ग्लूकोज को एल्डोज कहते हैं। आप ग्लूकोज के बॉटल पे देखो तो आपको लिखा हुआ मिलेगा एल्डोज। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH2 ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसी क्रम में आप फ्रक्टोज पर आ जाओ। नाउ हियर CH2OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHOH, and here CHOH, and here CHOH. After this single bond CH2OH, now this is the fructose। ये आपका क्या है? ये आपका फ्रक्टोज है। आप इसको लिख सकते हैं शॉर्टली। नाउ हियर CH2OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CHOH थ्राइस हम कर रहे हैं। CHOH थ्राइस का मतलब 3 बार, और सिंगल बॉन्ड CH2OH। आप देख लीजिए, एक तरफ मैंने आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है और एक तरफ मैंने आपके सामने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना दिया। तो सिंपली स्ट्रक्चर से आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों में ये अंतर है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है, और यही दोनों में अंतर है। यदि आप क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणुसूत्र समान है तो क्या तो कैसे हम कहेंगे कि कौन ग्लूकोज कौन फ्रक्टोज है? तो आप कहेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अणुसूत्र C6H12O6 या समान है, परंतु ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप उपस्थित है। और आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज को एल्डोज क्यों कहते हैं, तो आप कहना कि ग्लूकोज की संरचना में एल्डिहाइडिक ग्रुप उपस्थित है। यही कारण है कि ग्लूकोज को एल्डोज कहते हैं। और ग्लूकोज में कीटोनिक ग्रुप, ग्लूकोज को फ्रक्टोज को कीटोज क्यों कहते हैं? आप कहना कि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। यही कारण है कि फ्रक्टोज को कीटोज कहते हैं। मैंने आज आपको सबसे पहले ये पढ़ा दिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। मैंने आपको पढ़ाया है सबसे पहले कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मीन्स एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मीन्स जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा, और ऊष्माशोषी मीन्स जिसमें ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा। तो एक में ऊष्मा निर्मुक्त या ऊष्माक्षेपित होगी, एक में ऊष्मा अवशोषित होगी। इसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया कि श्वसन की क्रिया जो है ऊष्माक्षेपी होती है। क्यों? मैं आपको दिखाया कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, साथ साथ ऊष्मा निर्मुक्त होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है। आपको मैं स्ट्रक्चर के आधार पर बता दिया कि ग्लूकोज में कीटोन, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह और फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह उपस्थित है। यही कारण है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? एल्डोज, और फ्रक्टोज को कीटोज कहते हैं। इस तरह से आपका आज का लेक्चर समाप्त हुआ। अब मैं आपको आगे इसी चैप्टर में रिवीजन करूंगा संक्षारण, या जिसको कहा जाता है कोरोजन। संक्षारण या कोरोजन आप देखेंगे जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको यही समझ में आएगा कि संक्षारण जो है, जब भी किसी धातु का संक्षारण होगा या जब भी किसी धातु का कोरोजन होगा तो वायु, आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं तीनों की आवश्यकता होगी। अगर ये तीनों संपर्क में, ये तीनों में फिर से सुन लीजिए, वायु, एयर, ऑक्सीजन, आर्द्रता, फिर सुनिए, एयर या ऑक्सीजन, आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों धातु के कांटेक्ट में आएंगे और धातु के संपर्क में आने के बाद धातु का धीरे धीरे क्षय होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये संक्षारण हो रहा है। उसको मैं बताऊंगा आपको डिटेल कैसे संक्षारण हो रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर से अगर आपको संबंध में आता है तो आप बताएंगे, नहीं आएगा क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसको बताऊंगा। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ आप ग्रुप में क्वेश्चन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।